बाहर से नहीं है। बाहर तो मजबूरी है जो 35 सालों में मिली है, जिसके कारण तो हम अपने घर से ही आए हैं। और इस संग्रहालय में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो इस संग्रहालय के अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की है। मुझे याद नहीं, पलका साहनी जब जिलाधिकारी हुआ करती थी जहानाबाद की, और गणेश कुमार एसपी हुआ करते थे, उस दौर में अनेक इस लाइब्रेरी के और एक नदी के उस पार जो लाइब्रेरी है वहाँ के अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की थी, अनेक पुरस्कार अवार्ड सम्मान प्राप्त किए थे। उस समय में मैं बाल विद्या निकेतन अनिल सर्किल स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई किया था। उसके पहले इसके पीछे मॉडल स्कूल था, मैंने यहाँ पे भी पढ़ाई की थी 2-4 सालों तक। और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन से दाखिला लिया, मास्टर्स की, PhD की, और अब वहीं स्थायी रूप से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी विषय पढ़ा रहा हूँ। दरअसल ऐसी जगहों पे आकर जहां आप आयु और अनुभव दोनों में बड़े छोटे होते हैं, एक संकोच होती है अपने मन में। हमारे सामने विद्यार्थी होते हैं, हम लगातार बोलते हैं, अपनी संकोच बोलते हैं, लेकिन उन जगहों पे उन मिट्टी और उन हवा में आकर जिन मिट्टी और हवाओं ने आपको गढ़ा है, जिन लोगों के सानिध्य से आपका निर्माण हुआ है, जिन अभिभावकों के सामने आपने चलना सीखा हो, जिन शिक्षकों के सामने आप टूटते फूटते बनते बढ़ते चले गए हो, उनके सामने बोलना थोड़ा सा संकोच मेरे अंदर देता है। तो अगर उस संकोच को आप महसूस करें तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी संकोच है, धीरे धीरे जाएगी। आप लोग बड़े अनुभव में भी, योग्यता में भी, सम्मान में भी बहुत बड़े लोग हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझसे छोटे हैं उनको देख के बात की जा सके, जो पीछे बैठे हुए लोग थे उनको देख के बात की जा सके। देखिए, आज का विषय बहुत गंभीर विषय है और बहुत व्यापक विषय है, और इस पर बहुत ज्यादा बोलने के लिए राघव शरण शर्मा जी हैं। मैं तो बस 2-4 छोटी बड़ी बातें आपसे करूंगा। किसान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन, स्वाधीनता संग्राम और सहजानंद सरस्वती, 3 बड़े डायमेंशन, 3 बड़े आयाम विषय के अंदर हैं। किसान आंदोलन, किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसान है क्या, किसान का अस्तित्व क्या है, और कोई समाज आंदोलन की तरफ क्यों बढ़ता है? किसान आंदोलन से पहले किसान शब्द है, और उसका सीधा सा मतलब है, मैं मानता हूं कि दुनिया में 3 बड़ी क्रांतियां अगर नहीं हुई होती तो दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी आज है। पहली क्रांति है आग का आविष्कार। अब सोचिए कि दुनिया में आग नहीं होती तो क्या होगा? सामने से कोई खरगोश जा रहा होता, किसी को भूख लगती, पत्थर मारता, उसका खून निकाल देते। ऐसा ही होता हमारा समाज अगर दुनिया में आग ना हुई हो। दुनिया में अगर पहिए नहीं होते, चक्के का आविष्कार नहीं होता, तो दुनिया कैसी होती? जड़ होती, उसके अंदर गति नहीं होती। 45 मिनट में पटना नहीं पहुंच जाता, वो तुरंत उड़ के दिल्ली नहीं पहुंच जाता, उसके अंदर गति नहीं होती। और तीसरा, कृषि का आविष्कार। ये 3 आविष्कारों ने दुनिया को आमूलचूल रूप से बदला है, वरना इसके पहले का जो समाज हो आज के जैसा नहीं। तो दुनिया में इन 3 आविष्कारों का बहुत बड़ा योगदान है। और पूंजीवादी क्रांति के पहले, कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन से पहले, हमारी अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि थी, और ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सामूहिक अर्थव्यवस्था कहलाती। यानी कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले हमारी शक्ति, सम्मान और संपत्ति, इन तीनों का स्रोत सिर्फ और सिर्फ कृषि और भूमि हुआ। और इसका अर्थ ये था कि आप देखिएगा कि अंग्रेजों के आगमन से पहले जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई, उसके मूल में कोई ना कोई कारण जमीन जरूर से था, क्योंकि उसके पहले उत्पादन के कोई अन्य साधन नहीं थे। उत्पादन की पूरी प्रक्रिया जमीन पे आधारित थी, और जमीन पे आधारित प्रक्रिया होने के कारण संघर्षों के तमाम जो विषय हुए वो जमीन से जुड़े हुए, और तमाम प्रकार के राजा आते गए, राजाओं ने जो तमाम सुधार किए, तमाम प्रकार के चक्र संयंत्र रचे गए, वो सब जमीन के आसपास होते हैं। बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम मुगल काल से ही उठा लें और अंग्रेज के समय से तुलना कर लें, तो मुगल के काल में भी जमीन के बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, जिसको हम सामंती व्यवस्था कहते हैं। और जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 1757 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन करना शुरू किया, 1764 में बक्सर की लड़ाई में जब उन्होंने संयुक्त हिंदुस्तान की सेनाओं को हराया, और 1765 में जब इलाहाबाद की संधि में उनको बिहार, उड़ीसा और बंगाल के दीवाने मिल गए, यानी कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, तो अंग्रेज इन तीनों लड़ाइयों में क्या चाहते थे? जमीन से कर की उगाही का अधिकार प्राप्त।
यानी कि जमीन ही केंद्र में है। और इस जमीन को केंद्र में रखकर अंग्रेजों ने 1793 में कॉर्नवालिस के नेतृत्व में जब अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी लागू किया, तो उस जमींदारी का मुगल काल से चली आ रही जमींदारी से एक अंतर था। अंग्रेजों की जो जमींदारी थी उसमें जमींदार परमानेंट नहीं हुआ करते थे, वंशानुगत अधिकार नहीं था। लेकिन जो मुगल काल की व्यवस्था थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें सामंत भूमि के मालिक नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनके पास वंशानुगत अधिकार था कि वो जमीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कर सकते थे। अंग्रेजों ने आकर इस वंशानुगत अधिकार को बदल दिया और जमीन के मालिक के रूप में मुगल शासन में जो वंशानुगत अधिकार चला रहा था, अंग्रेजों ने उसको खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन खरीद और बिक्री की वस्तु बन गई। 1793 में ये काम जमींदारी के कानून से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर दिया और उसका फायदा उनको ये हुआ कि उनके पास एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो उनके लिए कवच का काम करता था। यानी कि अब 3 वर्ग तैयार हो गए, एक अंग्रेज, दूसरा जमींदार और तीसरा नीचे किसान। किसानों की कोई भी समस्या सीधे अंग्रेजों तक नहीं आ सकती थी, यानी किसानों का कोई गुस्सा सीधे अंग्रेजों तक नहीं आ सकता था। किसानों का गुस्सा जमींदारों तक होता था और किसानों का फायदा अंग्रेजों को मिलता था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी इस पूरी कार्य प्रणाली में एक ऐसा अपने लिए कवच तैयार कर दिया जिससे ब्रिटिश शासन को लंबे समय तक चलाया जा सके। और ये ब्रिटिश शासन लंबे समय तक चला, तब तक चला जब तक कि स्वामी सयाजीराव सरस्वती ने ये समझ नहीं लिया कि इस शासन की धुरी कहाँ पे टिकी हुई है। और जब 1729 में जब 1927 ईस्वी में जमींदारी के खिलाफ पश्चिम पटना में किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए स्वामी सयाजीराव सरस्वती ने प्रयास किया, तब जाकर लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। हालांकि इसके पहले गांधी जी इस बात की बड़े पैमाने पर चर्चा कर चुके थे कि अंग्रेजी शासन किन किन स्तंभों पर टिका हुआ है, लेकिन बहुत पार्टिकुलरली विशेष रूप से 1927 में जमींदारों के शोषण के खिलाफ स्वामी जी ने किसान आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया। तो जब हम किसान आंदोलन को समझते हैं तो हम ये समझना पड़ेगा कि किसान आंदोलन के पीछे जमींदारी की व्यवस्था, उसके पीछे मुगलों के टाइम के सामंती व्यवस्था और उसके पीछे कृषि क्रांति, इन तीनों को एक संदर्भ में रख के देखें। और उसके बाद आज जब हम 2025 में इस सभागार में एकत्रित हैं, तो अब आज सोचे कि आज किसानों की क्या हालत है और बिहार में ट्रेड यूनियंस की क्या हालत है। अगर 2025 में स्वामी जी बिहार में होते तो क्या सोच रहे होते। विषय के प्रारंभ में जो बात कही गई थी कि आज स्वामी जी होते तो क्या सोच रहे होते। सपोज कीजिए कि हम में से आप में से कोई स्वामी जी है और आज क्या सोच रहे होते। आज वो तय नहीं सोच रहे होते कि इतने जमीन होने के बाद, इतनी उपजाऊ जमीन होने के बाद बिहार का पूरा जो बिहार प्रदेश है वो श्रम की फैक्ट्री बन के रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम अन्य राज्यों को श्रम सप्लाई कर रहे हैं, मजदूर सप्लाई करने के कारखाने बन गए, अलग अलग प्रकार के मजदूर सप्लाई कर रहे हैं। मैं भी मजदूर हूँ, मेरी तरह अन्य प्रकार के मजदूर है। हम बिहार में भी काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये अवसर नहीं है बिहार में करने के। तो बिहार एक कुल मिलाकर श्रम का सप्लाई करने वाला एक प्रदेश बन के रह गया। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी और गैर मनान हिंदी का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। आपको महाराष्ट्र जाने की क्या जरूरत पड़ी और क्यों जरूरत पड़ी, किसके कारण जरूरत पड़ी। 1960-65 में जब इस देश में हरित क्रांति चलाया जा रहा था तो सोच के देखिए कि बिहार से उपजाऊ भूमि क्या इस देश में कहीं और थी। तो साजिशन बिहार से हरित क्रांति छीनने का काम किसने किया। पंजाब या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की वो बलुआही मिट्टी को हरित क्रांति के लिए चुना गया, बिहार की इस दमदार मिट्टी को छोड़। ये साजिशन हमारे साथ हुआ है कि बिहार को गरीब बनाए रखना है, बिहार को अनुपयुक्त बनाए रखना है, ताकि बिहार के दम पे बॉम्बे को मुंबई बनाया जा सके, मद्रास को चेन्नई बनाया जा सके, पंजाब को रंगाला पंजाब बनाया जा सके और बिहार को बिहार बनाया जा सके। ये साजिशन हुआ है। आज स्वामी जी ने क्या सोचा बिहार के साथ ये भेदभाव ऐसा नहीं कि सिर्फ हरित क्रांति के समय में होता। जब इस देश ने औद्योगिक क्रांति की, जब 1991 का हमने उदारीकरण किया तो बिहार को क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। बिहार 1991 के उदारीकरण में भी बिहार में चला गया। जब 2000 के दशक में बिहार का बंटवारा हुआ तो उस समय भी बिहार के साथ होता, और जब 2014 में सो कॉल्ड राष्ट्रवादी क्रांति हुई तो भी बिहार 10 साल तक चला जाएगा। 1,25,000 करोड़ दे देंगे, 2,25,000 करोड़ देंगे, कुछ नहीं देंगे सिवाय आपको लोग लेबर बना के रखेंगे। आपके लिए बुलेट ट्रेन का लेबर आप तैयार करेंगे, अहमदाबाद से मुंबई की लाइनें तैयार करेंगे। स्वामी जी आज होते तो सोचते कि जड़ों से कटा हुआ इंसान ही तो मजबूर बनता है, और जड़ों से कटने के लिए साजिशन हमें मजबूर किया गया है।
और इस साजिश के लिए आज एक बड़े स्वामी जी की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में इस प्रकार की कोई क्रांति दूर दूर तक होती है। तो बड़ी जरूरी है बिहार के लोग सोचिए कि वो क्या करना चाहते हैं और कैसे करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना है। ऐसी घटना दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलती कि बिना किसी क्रांति के, बिना कोई ब्लड बहाए बड़े पैमाने पर एक ऐसी सत्ता का परिवर्तन कर दिया गया, एक ऐसी व्यवस्था को पलट दिया गया जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था। अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था और हमने एक ऐसी सत्ता को बदल दिया, एक ऐसी व्यवस्था को बदल दिया जिनका सूरज कभी डूबता ही नहीं। कहने को गांधी जी का योगदान है, इसलिए हम सब मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन इस व्यक्ति पूजा ने इस मुल्क को एक नुकसान भी दिया है। हम सामान्य नागरिक चेतना को विकसित करने में असफल रहे। हमारे पास कॉमन सिविल सेंस डेवलप नहीं है। हम व्यक्ति में आस्था रखते हैं बजाय कि संस्थाओं में। हमें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो करिश्मा कर देगा। किसी भी राष्ट्र की बुनियाद उसके लोग होते हैं। और स्वामी जी जब किसान और मजदूर की बात कर रहे थे, जमींदारों के विरुद्ध, तो वो इसी सामान्य सिविक सेंस की बात कर रहे थे, इस सामान्य नागरिक चेतना पैदा करने की बात कर रहे थे कि अगर व्यक्ति के अंदर सामान्य नागरिक चेतना होगी तो वो कोई किसी व्यक्ति का, किसी पर्सनालिटी कल्ट का वो गुलाम नहीं बनेगा। और हमारा इतिहास गवाह रहा है कि हम आरंभ से ही पर्सनालिटी कल्ट के पूजक रहे और इसी कारण साजिश आपके अंदर कॉमन सिविक सेंस डेवलप नहीं हुए थे। अगर आज हम स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद कर रहे हैं तो हमें ये भी याद करना चाहिए कि हमारे अंदर सामान्य सिविक सेंस कैसे बनता है। हम भीड़ के बजाय नागरिक कैसे बनते हैं। हम भीड़ है और भीड़ में अपनी हम पहचान ढूंढते हैं। हम इस समाज के भीड़ है, हम इस समूह के भीड़ है, इस राज्य की भीड़ है। इन सब के बजाय हम ये ढूंढें कि हमारे अंदर अपनी क्या नागरिक चेतना है, हम इस देश के एक नागरिक के रूप में हमारी क्या पहचान है। अगर हम ऐसा ढूंढना शुरू करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सच्चे अर्थों में स्वामी जी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। आज अगर स्वामी जी होते तो बिहार की इस स्थिति को देखकर, जहां कोई भी पैरामीटर उठा लीजिए, अगर आप नीति आयोग का HDI उठा लीजिए, आप सबसे नीचे, शिक्षा में आप सबसे नीचे है, स्वास्थ्य में सबसे नीचे है, रोजगार में सबसे नीचे है, पलायन में सबसे ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ऊपर है, खराब है। तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी को याद करना आत्मसम्मान को याद करने के जैसा है कि हमारे अंदर आत्मसम्मान बचा भी है कि नहीं बचा है। कोई दिल्ली से भगा देता है, कोई पंजाब से भगा देता है, कोई महाराष्ट्र से भगा देता है और हम भागते हैं, फिर आते हैं। कोरोना में पूरी की पूरी पीढ़ी लौट के आ गई, फिर हम दोबारा चले गए, फिर कोई ठाकरे का वंश पैदा हो गया और कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र से भगा देंगे, हम यहाँ से भगा देंगे। आप सोचिए कि पिछले, मुझे बहुत पीछे का इतिहास तो नहीं पता, लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 20-25 वर्षों में अगर कोई पीढ़ी पैदा होकर आज भी पलायन कर रही है तो इन नेताओं को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अगर तुम 25-30 साल में इस लायक भी बिहार को नहीं बना सके कि 10वीं 12वीं के बाद वो यही पढ़ के यही नौकरी कर सके तो तुम्हें शर्म आती है दोबारा वोट मांगने के लिए आने, नहीं आनी चाहिए वोट मांगने। और एक बात अपने तरफ में पूछिए कि आप नेताओं को कैसे चुनते हैं। वो हमारे बर्थडे पे आए थे, वो हमारे मरने पे आए थे, वो हमारे जीने पे आए थे, उन्होंने हमारी शादी में आकर कहा था, वो हमारी जात के हैं, वो हमारे धर्म के हैं, वो हमारे समाज के हैं। जो जैसी प्रजा होती है वैसा ही नेता होता है। मैंने छोटे से लोगों से सीखा। यही पॉलिटिकल पार्टी दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की बात करते हैं और आपके यहाँ आकर कटौती की बात करते हैं। जैसी प्रजा होती है वैसा नेता। आज अगर हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं तो स्वामी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि क्या होनी चाहिए। स्वाभिमान की श्रद्धांजलि होनी चाहिए। हमारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए और स्वाभिमान और अहंकार में जो फर्क है वो समझते हुए स्वाभिमान। अहंकार के पीछे का कोई तथ्य नहीं होता, अहंकार के पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वही तो झूठा दिखावा होता है। और स्वाभिमान के पीछे अपनी परंपरा होती है, अपना इतिहास होता है। भारत ने इस दुनिया को 3 अनोखी चीज दी। भारत ने इस दुनिया को 3 ऐसी चीजें दी है जो दुनिया में किसी ने किसी को नहीं दी। एक परिवार व्यवस्था, फैमिली सिस्टम, दूसरा त्योहार और तीसरी विविधता। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को भारत से मिली और इन 3 चीजों की सबसे मजबूत जड़ अगर कहीं पे है तो बिहार के अंदर है। आज बिहार की परिवार व्यवस्था मजबूरन टूट रहा है। हम शौक से नहीं चाहते लेकिन हमारी परिवार व्यवस्था टूट रही है।
गांव में बुजुर्ग रह गए, पूरी की पूरी पीढ़ी पलायन कर रही है। और आप देखिए वोटर वेरिफिकेशन का जो नया टूल्स आया है उससे आपको पता चल जाएगा। बिहार की पीढ़ियों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है। और जब हम दूसरे शहर में जाके वहां के लोगों की सेवा कर रहे थे, वैसे तो पूरा देश हमारी सेवा का क्षेत्र है, लेकिन वही देश जब हमसे हमारी पहचान पूछता है तो फिर तो हमें भी पूछने की जरूरत महसूस होगी ना कि आपने बिहार के लिए क्या किया। तो जब दूसरी जगह जाते हैं और हमसे हमारी पहचान पूछी जाती है, मैं बाकी जगह का नहीं जानता, दिल्ली में जब ये पूछा जाता है कि ये बिहारी है, और जानते हैं किस तरह से पूछा जाता है, कोई उत्तराखंड का आदमी अगर कॉलेज के गेट पे गार्ड होता है तो उसको भी लोग बिहारी कहते बुलाते हैं, भले ही वो बिहार का नहीं, वो उत्तराखंड का है, उसकी शकल से दिख रहा है कि उत्तराखंड का है, लेकिन फिर भी उसको लोग बिहारी कहते बुलाते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, उस स्थिति में सवाल उठता है कि हम कब तक श्रम पैदा करने वाली फैक्ट्री बने। जो जमीन हमारे यहाँ है, मैं 2-2.5 साल पंजाब रह के आया था, 51,000 रुपए प्रति एकड़ उनके यहाँ वही चीज जमीन लग रही है, 1 साल के लिए जो हम रेंट पे देते हैं जमीन, और वही जमीन हमारे यहाँ उससे फर्टाइल लैंड 10,000 रुपए प्रति एकड़, 10,000 रुपए बीघा तय, और उनके यहाँ 51 से लेकर 55,000 रुपए तक का। और अगर वो 51 से 55,000 दे के अगर जमीन रेंट पे दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि 51 से 55,000 को अतिरिक्त पैदा करेगा। तो उनके यहाँ वही जमीनें इतना पैदा करती है और हमारे यहाँ यही जमीनें क्यों पैदा नहीं करती। तो ये सवाल तो है जो स्वामी सहजानंद को याद रखते हुए सोचना चाहिए। जब हम खेती और किसानी से जुड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं तो ये बात हमें सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज बिहार में किसी भी प्रकार का ट्रेड यूनियन नहीं, किसान की बात छोड़ दें, किसी भी प्रकार का ट्रेड यूनियन बिहार में लगभग एग्जिस्ट नहीं करता है, और है भी उस तरीके से उसकी सक्रियता नहीं। 3 कृषि कानून लाए गए, सही गलत हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर दम था तो पंजाब के किसानों में कि वही आकर बॉर्डर पर बैठे, हमारे किसान तो एक दिन अगर बैठ जाएंगे तो दूसरा दिन घर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्थिति अगर बिहार की पैदा हुई है तो विचार करने की तो जरूरत है कि हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचे। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चलाया जा रहा है तो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अलग अलग समूह जुड़े थे उससे। लेबर यूनियन को लगता था, मजदूरों को लगता था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हमारे जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें इजाफा हो जाएगा। किसानों को लगता था कि देश आजाद हो जाएगा तो हमारी लगान कम हो जाएगी। स्त्रियों को लगता था उनको बराबरी का अधिकार हासिल हो जाएगा। कैपिटलिस्ट क्लास को लगता था कि उनको जो अन्य प्रकार के टैक्स के जाल से जकड़ा जाता है वो खत्म हो जाएंगे। तो हर किसी के अपने अपने सपने थे और उन सपनों का प्रतिनिधित्व था। देश आजाद हुआ, सबके सपने पूरे हुए, किसानों के सपनों को छोड़ दिया। सबके सपने लगभग पूरे हुए, लेकिन किसान आज भी किसान बना। डॉक्टर का बेटा चाहता है, डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर भी चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, नेता तो चाहता ही है ये कि मेरा बेटा नेता बन जाए। बस एक ही शख्स है, एक ही वर्ग है जो नहीं चाहता कि उनका बेटा वही बन जाए, वो किसान। आज अगर हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं तो ये भी तो याद करने की जरूरत है कि किसानी फायदेमंद सौदा क्यों नहीं रहे। पहले तो कहते थे उत्तम खेती मध्यम वाहन नीच चाकरी करेंगे, लेकिन आज तो खेती की कोई चर्चा ही नहीं करता। तो ये खेती को घाटे का सौदा बनाने वाले को, खेती को बोझ का सौदा बनाने को, ये जो पूरा संयंत्र बिहार के साथ हुआ है उसको स्वामी जी को याद करते हुए हमें इस संदर्भ में भी याद करने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा बोलना मतलब बड़बोला हो जाएगा, हो जाएगा, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ आप सब बहुत अनुभव रखते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं। पीड़ा होती है जो पीड़ा मैंने आपसे कहा है। हम देखते हैं कि हमारे कॉलेज के क्लासरूम्स में जो बच्चे आते हैं वो 60% बिहार के होते हैं। सीबीटी के पहले कम आते थे, अब ज्यादा आते थे। हम एक सर्वे करके देखते हैं कि 60% बच्चे बिहार के होते हैं और उस 60% बच्चे में 95% बच्चे प्राइवेट स्कूल से होते हैं। 5% बच्चे में अपवाद करना वो भी नहीं होते सरकारी स्कूल। कुछ लोग माफ करेंगे, आपको शिक्षा में काफी योगदान कर रहे हैं, लेकिन साजिशन बिहार के सरकारी स्कूलों को किसने ठप करा, किसने ठप करा? हमारे यहाँ साइंस कॉलेज का नाम होता है। आज एक यूनिवर्सिटी नहीं बची बिहार में जहाँ हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ये सपना देखे कि मुझे 12th तक वहाँ पढ़ने जाना है। 12th तक तो बड़ी सी अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड कर रहे हैं और यहीं से प्राइवेट 12th तक के बच्चे जाते हैं, लेकिन कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बची जिसको हम कह सकें। हमारे टाइम में हमारे सीनियर लोग बता रहे थे बीएड कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, विमेंस कॉलेज है, ये कॉलेज है, वो कॉलेज। आज तो कोई नाम भी नहीं बता पाता कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा।
तो ये सब बिहार के साथ चिपका हुआ दुर्भाग्य है। फैक्ट्री इंडस्ट्री की तो बात ही छोड़ दो, तो बिहार के डीएनए में ही है। जो हम सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाले लोग हैं, फैक्ट्री डीएनए में ही हमारे। हम दूसरों की फैक्ट्रियां चला सकते हैं, अपनी फैक्ट्री हमारी सरकार लगने नहीं देती। तो ये सारे सवाल है जो स्वामी सहजानंद सरस्वती आज बोलते तो सोच रहे होते कि इन सवालों का जवाब कैसे देना जाए। और मुझे लगता है कि इन सवालों का एकमात्र जवाब सबसे साधारण सा है कि हम अपने अंदर सोचने की क्षमता का विकास करें। हम कौन है, अपनी पहचान हमारी यही जरूरी है। हमारी क्या पहचान है, हम किस लिए पैदा हुए, क्या हम धरती के बोझ है जो हम सुबह खा रहे हैं शाम में सो रहे हैं। ये बात अगर जिस दिन आपको रियलाइज हो गया कि हम कौन है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों जिंदा है, हम क्यों अन्न पानी ग्रहण कर रहे हैं, जिस दिन आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगा उस दिन आप कुछ कर रहे हैं। तो इन जिन जगहों पे मैं बात कह रहा हूँ, इन जगहों ने मुझे गढ़ा है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, इन जगहों में इतनी ताकत है कि वो कहीं से किसी को उठा के कहीं पहुंचा देती है। बस अंतर ये हुआ है कि इन जगत के साथ साजिश लंबे समय से भेदभाव हुआ है और आज भी जारी है। तो आज जब हम स्वामी जी को याद कर रहे हैं, तो इस अवसर पे हमें याद करना चाहिए 1927 से लेकर 1929, 1930 और 1936 के रास्ते 1937-38 में जब स्वामी जी ने बकास आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्होंने काश्तकारों की बेदखली की बात को उठाया, ये नहीं होना चाहिए, जो जमीन जोत रहा है जमीन उसकी होनी चाहिए। 1936 में जब उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की और ऋण माफी और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की 1936 में, और आज हम 2025 में हैं और आप देखिएगा कि पिछले 3 महीने में लगभग 6000 किसान महाराष्ट्र में ऋण माफी के चक्कर में मर गए। इस स्वामी जी तो आज बिहार छोड़िए पूरे देश के लिए जिंदा हुए हैं कि जब महाराष्ट्र से लेकर हर जगह किसान इस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो 1936 में भी ऋण माफी, यानी कि शासन जब अंग्रेज चमड़ी से चल रहा था तब भी ऋण माफी की जरूरत थी, और शासन जब आज काली चमड़ी से चल रहा है तब भी ऋण माफी के लिए किसान मर रहे हैं। तो बदला क्या है? 75 सालों में देश यहाँ पहुंच गया और 2047 में हम बहुत बड़े विकसित भारत का सपना बना रहे हैं। लेकिन किसके लिए? इस विकसित भारत के सपने में किसके हिस्से में क्या क्या मिले? सबका हिस्सा तय है किसानों को छोड़कर, और जब तक किसानों को उनकी बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब तक स्वामी जी को याद किया जाना पहले से ज्यादा जरूरी होगा। वही पंक्तियां हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुखबाग में सबका समूह नहीं, बहुत किसी को अधिक और नहीं बहुत किसी को कम। तो स्वामी जी को याद करते हुए हमें ये बात सोचने की जरूरत है। और अंतिम बात कहते हुए मैं आपसे विदा लूंगा कि कोई भी कायरो का इतिहास क्यों पढ़ेगा? कायरो के इतिहास में पढ़ने के लिए ऐसा रखा ही क्या है? कोई भी कायरो का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो आग में तपेगा कुंदन वही तो बनेगा। तो जरूरत यह है कि हम अपने इतिहास को पढ़ें। हमारा इतिहास कायरो का इतिहास नहीं रहा है, हमारा इतिहास स्वामी सहजानंद सरस्वती का इतिहास रहा है, जो वो व्यक्ति थे कि डालमिया के कहने पे शुगर मिल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए थे, उनकी शर्तों पे नहीं झुके थे। उन्होंने कहा किसान और मजदूर पहले है, हम उद्योगपति के 1000 रुपए के पैसे पे नहीं गिरने वाले। आज जब छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो स्वामी सहजानंद और डालमिया के वृतांत को याद करते हुए देखना चाहिए कि हम किस मिट्टी के लोग हैं और हमारे पूर्वजों का इतिहास कैसा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। कुछ ज्यादा बोला होगा तो समझिएगा आपके बच्चा बोल रहा है, भूल जाइएगा।